गेमिंग मतलब आज के समय में ये सिर्फ एक टाइम पास नहीं है, राइट? ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। हर साल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारी भरकम बजट के साथ नए और शानदार गेम्स लॉन्च करती हैं। लेकिन इस पूरी चमकदार दुनिया के ठीक नीचे एक परछाइयों वाली दुनिया भी है। एक ऐसा डार्क वर्ल्ड जो लगातार इन कंपनियों की सबसे मजबूत दीवारों को भेदने के काम में लगा रहता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी डिजिटल युद्ध की गहराई में चलेंगे और इसकी असली सच्चाई को सामने लाएंगे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सच में बहुत बड़ा सवाल आता है। करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके जो गेम्स बनते हैं वो रिलीज होने के कुछ ही दिनों में, या सच कहूँ तो कई बार कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर बिल्कुल फ्री में कैसे आ जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग टाइटल्स इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद आखिर लीक कैसे हो जाते हैं? तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस सफर में हम समझेंगे कि गेम क्रैकिंग असल में है क्या, ये बड़ी बड़ी सिक्योरिटी टूटती कैसे हैं, इन हैकर्स का असली मोटिव क्या होता है, इन फ्री गेम्स के पीछे छिपा वो भयानक खतरा क्या है, और सबसे अहम बात, क्या ये पायरेसी कभी खत्म होगी? तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। गेम क्रैकिंग क्या है? देखिए, क्रैकिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर ली और गेम चल गया। नहीं, ये सॉफ्टवेयर के अंदर किया गया एक जानबूझकर और बेहद जटिल बदलाव है। आसान शब्दों में कहें तो किसी पेड गेम की प्रोग्रामिंग को इस तरह से घुमा देना या मॉडिफाई कर देना कि वो गेम के अंदर लगे डिजिटल तालों को पूरी तरह चकमा दे सके और गेम बिना किसी खरीदी गई लाइसेंस की के आराम से चलने लगे। अब ये काम कैसे करता है? कोई भी गेम एक सिंगल फाइल तो होता नहीं है, उसमें सिक्योरिटी की कई लेयर्स होती हैं। इसमें सबसे मेन दीवार है DRM, यानी डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। इसे आप एक डिजिटल बाउंसर मान लीजिए, मतलब एक ऐसा बाउंसर जो क्लब के दरवाजे पर खड़ा है और लगातार हर एक बंदे की आईडी चेक कर रहा है। इसका काम ही ये देखना है कि गेम सच में खरीदा गया है या नहीं। स्टीम DRM और यूबीसॉफ्ट कनेक्ट इसके कुछ बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जब बात DRM की आती है ना, तो सबसे खतरनाक नाम जो सामने आता है वो है डेनोवो। ये लिटरली दुनिया का सबसे अल्टीमेट डिजिटल किला है। ये गेम फाइल्स को पूरी तरह से एन्क्रिप्ट कर देता है, गेम खेलते समय बैकग्राउंड में लगातार सिक्योरिटी चेक करता है, यहाँ तक कि सिस्टम की मेमोरी पर भी नजर रखता है। मतलब यही वजह है कि डेनोवो वाले गेम्स को क्रैक करने में कभी कभी महीनों लग जाते हैं और कई बार तो क्रैकर्स हार मानकर वो प्रोजेक्ट ही छोड़ देते हैं। अब सवाल ये है कि ये अभेद्य माने जाने वाली सिक्योरिटी टूटती कैसे है? हम सब ने वो हॉलीवुड वाली हैकिंग तो देखी ही है ना? एक ब्लैक स्क्रीन, हरा हरा टेक्स्ट, कीबोर्ड पर धड़ाधड़ उंगलियां चलीं और बूम, 10 सेकंड में सिस्टम हैक। लेकिन रियल लाइफ में असल हैकिंग इस फिल्मी ड्रामे से बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसमें गजब का पेशेंस और असेंबली कोडिंग की एक्सट्रीम नॉलेज चाहिए होती है। इसमें एक्सपर्ट्स को हफ्तों या महीनों लग जाते हैं सिर्फ उन मुश्किल कोड्स का एनालिसिस करने में। अब ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग। चूंकि कंपनियां गेम का सोर्स कोड तो देती नहीं है, इसलिए हैकर्स आइडिया प्रो या घिद्रा जैसे टूल्स यूज करके कंपाइल की गई फाइल्स को खोलते हैं। दूसरा स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिक्योरिटी को बाईपास करना। मान लीजिए गेम का कोड पूछ रहा है क्या लाइसेंस वेरीफाई हो गया, तो हैकर एक पैच लगाकर उस जवाब को हमेशा के लिए ऑलवेज ट्रू पर सेट कर देता है। और फाइनल स्टेप होता है DRM को पूरी तरह से हटाना या उसे एकदम बेअसर कर देना। चलिए अब समझते हैं कि इन कीबोर्ड्स के पीछे बैठे ये लोग आखिर हैं कौन और इन हैकर्स का असली मकसद क्या है। इस डार्क वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस कोट है, कोई भी सिक्योरिटी अनब्रेकेबल नहीं होती। और सच कहूं तो ये एक लाइन उस पूरे विद्रोही हैकर माइंडसेट को डिफाइन कर देती है। कई हैकर्स के लिए गेम क्रैकिंग कोई क्राइम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स पहेली है, और उस इम्पॉसिबल पहेली को सॉल्व करना ही उनका सबसे बड़ा थ्रिल है। इस अंडरग्राउंड दुनिया में पूरे प्रोफेशनल ग्रुप्स काम करते हैं, जिन्हें सीन ग्रुप्स बोलते हैं। कोडेक्स, स्किड्रो, रीलोडेड, ये नाम गेमिंग कम्युनिटी में बहुत मशहूर रहे हैं। और फिर आती हैं EMPress जैसी सोलो लेजेंड्स, जिन्हें कुछ लोग जीनियस मानते हैं तो कुछ बेहद विवादित। ये लोग आपस में कम्पीट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उन असंभव DRM को तोड़कर अपनी रेप्यूटेशन और फेम बनाने के लिए। तो आखिर ये इतनी मेहनत करते क्यों हैं? इनके मोटिव्स बहुत अलग-अलग हैं। कुछ को सिर्फ चैलेंज का मजा और गेमिंग कम्युनिटी में शोहरत चाहिए। कुछ का मकसद साफ तौर पर पैसा कमाना होता है।
विज्ञापनों या मैलवेयर के जरिए। वहीं कुछ हैकर्स इसे बड़ी कॉरपोरेशंस के खिलाफ एक बगावत मानते हैं। उनका सीधा सा बिलीफ होता है कि इंटरनेट पर गेम्स और इन्फॉर्मेशन सबके लिए बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अब इस बहस का दूसरा साइड भी देखते हैं। लोग आखिर पायरेटेड गेम्स डाउनलोड क्यों करते हैं? सबसे बड़ा रीजन है गेम्स की आसमान छूती कीमतें। फिर आती है अनफेयर रीजनल प्राइसिंग की प्रॉब्लम। मतलब कई देशों में इनकम कम है लेकिन गेम का प्राइस बहुत हाई है। और हाँ, कुछ लोग बस खरीदने से पहले गेम को ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक रियलिटी ये भी है कि गेम्स बनाने में हजारों डेवलपर्स की सालों की मेहनत लगती है और उनकी रोजी रोटी सीधे इन्हीं गेम्स की सेल पर टिकी होती है। अब आते हैं इसके सबसे डार्क साइड पर, फ्री गेम्स का छिपा खतरा। असल में जो चीज़ बिल्कुल फ्री दिख रही है ना, अक्सर उसकी एक बहुत भारी अदृश्य कीमत चुकानी पड़ती है। इन क्रैक्ड फाइल्स के साथ ट्रोजन वायरस, स्पाईवेयर, पासवर्ड चुराने वाले प्रोग्राम्स और बैकग्राउंड में चलने वाले क्रिप्टो माइनर्स एकदम चुपचाप सिस्टम में घुस जाते हैं। इसे ही कहते हैं मैलवेयर ट्रैप। और इसकी रियल वर्ल्ड कीमत सच में बहुत भयानक हो सकती है। कुछ ही मिनटों में बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स चोरी हो सकती हैं। सालों पुराने सोशल मीडिया या ईमेल अकाउंट्स हमेशा के लिए हैक हो सकते हैं, या फिर एक अच्छा खासा पीसी इतना धीमा हो सकता है कि वो किसी काम का ही न रहे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर फ्री गेम बिल्कुल भी फ्री नहीं होता। तो क्या ये सब कभी खत्म होगा? क्या पायरेसी कभी खत्म होगी? आजकल गेमिंग में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जो सिंगल प्लेयर गेम्स होते हैं उनकी सारी फाइल्स लोकल सिस्टम पर होती हैं, इसलिए उन्हें रिवर्स इंजीनियर करना आसान होता है। लेकिन वैलोरेंट और फोर्टनाइट जैसे मल्टीप्लेयर गेम्स वो एकदम सेफ रहते हैं, क्योंकि उनका सारा मेन डेटा सीधे कंपनी के सर्वर्स पर चेक होता है। ऊपर से वैंगार्ड और बैटल-आई जैसे तगड़े एंटी चीट्स। अगर सिस्टम की फाइल्स के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हुई तो अकाउंट डिलीट या फिर हमेशा के लिए हार्डवेयर बैन। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा और आखिरी सवाल आता है, क्या क्लाउड गेमिंग इस डिजिटल वॉर को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? सोचिए, अगर गेम सीधा सर्वर से स्ट्रीम हो और कोई लोकल फाइल किसी के पास हो ही ना, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करना तो नामुमकिन हो जाएगा। क्या इससे क्रैकर्स और कंपनियों के बीच का ये चूहे बिल्ली का खेल पूरी तरह रुक जाएगा, या फिर हैकर्स खुद को इस नई टेक्निक के हिसाब से भी ढाल लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि भविष्य में गेमिंग की ये दुनिया आखिर किस तरफ जाने वाली है।